जय हिंद, जय भारत। कैसे हो बच्चों? मैं संजय चौहान एक बार फिर आपके सामने। ग्रामीण परिवेश के लिए मैंने वादा किया था और अब से लगातार ग्रामीण परिवेश की क्लास होती रहेगी। आज जो पिछली क्लास थी उसको पूरा करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जो थी हमारी, आज हम उसको पूरा करते हैं। आज खत्म कर देंगे उसको। आज खत्म करने के बाद जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है बच्चों, ध्यान रखिएगा, भूमि सुधारों को लेकर। ग्राम विकास और भूमि सुधार, ग्राम विकास कार्यक्रम और भूमि सुधार को लेकर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। कैसे भूमि सुधार भारत में हुए, कौन कौन से एक्ट बने, यूपी में कौन सा एक्ट बना, मेनली यूपी के बारे में ही पढ़ना है, भूमि सुधारों के बारे में। लेकिन कुछ बातें बाहर की भी होंगी, बंगाल की भी होंगी। यूपी के बारे में ज्यादातर बातें 95% यूपी की पढ़ानी होंगी, लेकिन 5% चीजें ऐसी हैं जो यूपी से बाहर की चीजें भी हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो भी पूछ सकता है। तो भूमि सुधार और ग्राम विकास कार्यक्रम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज जो हमारा पिछला टॉपिक था त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, ये हम लोग चल रहे थे लेकर इसको। मैंने आपको बताया था बच्चों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर लागू की गई थी। और बलवंत राय मेहता को भारतीय पंचायतों का शिल्पकार और इंजीनियर भी कहते हैं उनको, कि उन्हीं का ही प्रयास है आज। जैसे ना हम कहते हैं हमारी शिक्षा के जो जन्मदाता लॉर्ड मैकाले है, तो उन्हीं की प्रणाली आज तक चल रही है शिक्षा की। नई शिक्षा नीति में उसको बदलने का प्रयास किया गया है, उस प्रणाली को देखो पहली बार। तो बलवंत राय मेहता ने जो सिफारिश करी थी, उन्हीं सिफारिशों को आगे बढ़ाया गया। फिर कई समितियां बनी, अशोक मेहता समिति बनी। कौन सी? अशोक मेहता समिति। ध्यान रखें बच्चों, समिति का क्रम जरूर याद रखेगा। 73वें संशोधन से पहले जो समितियां बनी हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। हमें सिर्फ दो बातें पढ़नी, कौन सी समिति कब बनी, कौन उसमें प्रधानमंत्री था, और उस समिति ने क्या मुख्य बातें कही। सब बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं गहरे में जाना है। जो मेन फोकस जिस समिति का जिस बिंदु पर रहा, जो उसका की पॉइंट था, वो की पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि अशोक मेहता समिति का की पॉइंट क्या था। और जो आपकी क्या नाम, उसके बाद जो समिति बनी जीवी के राव समिति, उसका की पॉइंट क्या था। एल एम सिंघवी समिति बनी, उसका की पॉइंट क्या था। और फिर आपकी जो बनी 89 में समिति जो बनी आपकी पी के थुंगन समिति, उसका की पॉइंट क्या था। तो सबके की पॉइंट पढ़ने के बाद 2 मिनट का काम है। फिर हम 73वें संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। 73वें संविधान संशोधन ही वर्तमान में पूरी तरीके से लागू किया गया है। तो जो समितियां थी, हम उसमें मैं आपको बता चुका था बलवंत राय मेहता समिति। अब नंबर है बच्चों किसका? अशोक मेहता समिति का। अशोक मेहता समिति सब लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने गठित करी थी। 1978 में अपनी रिपोर्ट दी थी और 13 इसमें बच्चों सदस्य थे। मोरारजी देसाई उसमें प्रधानमंत्री थे, भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कोई रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो इस समिति की रिपोर्ट को पर्याप्त नहीं माना गया था, क्योंकि असल में एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई 79 में, और फिर 80 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी जी की सरकार दोबारा आ गई और उसने अशोक मेहता की समिति को मानने से मना कर दिया। अशोक मेहता ने क्या कहा था, कई बातें ध्यान रखेगा। पहली बात तो इसने कही थी कि 2 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए। कितनी बच्चों? 2 स्तरीय, ये ध्यान रखेगा, 2 स्तरीय पंचायत। इसने 2 स्तरीय पंचायत में एक पंचायत रखी जिला परिषद। कौन सी? जिला परिषद, जो जिले के स्तर पर हो बच्चों। और दूसरी इन्होंने रखी मंडल पंचायत। कौन सी बच्चों? मंडल पंचायत, जो जिले के नीचे हो। लगभग 15 से 20 गांव को मिलाकर इन्होंने कहा कि एक मंडल पंचायत बने और उसके ऊपर क्या हो? जिला पंचायत। अशोक मेहता जो थे, ध्यान रखना बच्चों, अशोक मेहता जो थे वो जिला पंचायत को कार्यकारी संस्था मानते थे, क्योंकि यही संस्था होनी चाहिए महत्वपूर्ण। सरकार के और जो आम जनता है उसके बीच जो भूमिका निभाएगी वो जिला परिषद। जबकि जो मैं आपको बताऊं, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उन्होंने मध्यवर्ती पंचायत को कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में कहा था कि यही कार्यकारी संस्था होनी चाहिए। मध्यवर्ती पंचायत के बारे में ध्यान बच्चों, कौन सी पंचायत? मध्यवर्ती पंचायत।
मध्यवर्ती पंचायत को उत्तर प्रदेश में बोलते हैं क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति। ये क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में पिछली बार आया था, याद है आपको, पढ़िएगा जरूर। मध्यवर्ती पंचायत को हम लोग पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति बोलते हैं ना, बीडीसी मेंबर बोलते हैं। क्या होते हैं बीडीसी की फुल फॉर्म? बीडीसी होते, बहुत सारे लोग बीडीसी भी देख रहे हो इसको। क्या होता है इसके फुल फॉर्म बताइएगा? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है क्या? बीडीसी मेंबर बोलते हैं उनको, बीडीसी मेंबर। तो क्षेत्र पंचायत भी बोलते हैं और पंचायत समिति बोलते हैं। तो ऑप्शन में आप क्या लगाइएगा? क्षेत्र पंचायत की पंचायत समिति। मध्यवर्ती पंचायत के हर राज्य में बच्चों अलग अलग नाम हैं। कहीं आंचलिक पंचायत बोलते हैं, कहीं क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, कहीं पंचायत समिति बोलते हैं। आप देखिएगा हमारे यहां लिखा होता है क्षेत्र पंचायत, जो ब्लॉक के स्तर पर होती है। आप जाइएगा वहां लिखा होगा क्षेत्र पंचायत, बीडीसी सदस्य वहीं जाके बैठते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर ध्यान रखेगा क्षेत्र पंचायत के बारे में, जो मध्यवर्ती पंचायत है। अब जो आपकी जिला परिषद, इन्होंने मध्यवर्ती पंचायत कहा था, अशोक ने कहा था अब जिला परिषद वास्तविक कार्यकारी संस्था हो, ये मेन संस्था होनी चाहिए। मंडल पंचायत 15 से 20 गांवों का एक समूह हो, जहां 15 से इस तरह का समूह होना चाहिए। तो इसको स्वीकार किया ही नहीं गया। दूसरी बात, अशोक मेहता ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही थी, वो कहा था कि पंचायती राज मंत्री बनना चाहिए। याद रखिए बात, पंचायती राज मंत्री। ये इसी की सिफारिश है बच्चों, किसकी? अशोक मेहता की। पंचायती राज मंत्री की सिफारिश अशोक मेहता समिति की सिफारिश है। एक इसने जो और महत्वपूर्ण बात कही थी बच्चों, वो जरूर ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। इस समिति ने जो बात कही थी, अशोक मेहता समिति ने, वो ये कहा था अब जो पंचायतों का चुनाव होता है बच्चों, वो चुनाव राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहिए। समझे? देख कितनी बड़ी बात कही थी कि राजनीतिक दलों को सक्रिय भागीदारी चुनाव पंचायत में निभानी चाहिए और अपने खुद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर प्रधान है तो प्रधान बीजेपी का होगा, सपा का होगा, बसपा का होगा, शिवसेना का होना चाहिए प्रधान, या किसी अन्य पार्टी का होना चाहिए प्रधान। तो प्रधानों को दलगत बनाना चाहिए कि जब तक राजनीतिक दल पंचायत स्तर पर भाग नहीं लेंगे तो वास्तविक समस्याओं की पहचान नहीं होने की। तो ये किसने कहा था? अशोक मेहता समिति ने कहा था। लेकिन बच्चों इस बात को फिर किसी भी समिति में स्वीकार नहीं किया गया और न ही 73वें संविधान संशोधन में इस बात को स्वीकार किया गया। ऐसा माना कि हमारे गांव का ताना बाना बड़ा सामाजिक रूप का होता है, आपस में लोग प्रेम भाव से रहते हैं, एक परिवार की तरह लोग गांव में रहते हैं। तो उसमें अगर दलगत राजनीति आ गई तो मन मुटाव बच्चों ज्यादा हो जाएगा, समाज में विखंडन की प्रवृत्ति ज्यादा आ जाएगी। तो इसलिए इस चीज को नहीं माना गया, पर अशोक मेहता जी समिति ने इसके उल्लेख किया था कि ऐसा होना चाहिए, पर इसको स्वीकार नहीं किया गया। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। तो ये तो होगी बात हमारी किसकी? अशोक मेहता समिति की। ठीक है बच्चों, अशोक मेहता समिति की। अब देखिए इसके बाद बनती है बच्चों कौन सी? जीवी के राव समिति 1985। जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति का गठन किसने किया था? कौन थे 85 में प्रधानमंत्री? याद है 85 प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी। तो उन्होंने जीवी के राव समिति बनाई। जीवी के राव समिति ने कहा कि वास्तव में पंचायत जो है ना, वो जड़ विहीन घास है, बिना जड़ की घास है, जड़ नहीं है उसमें। यानी पंचायत तो हमने बना दी, लागू कर दिया बलवंत राय मेहता समिति को, पर कुछ वित्तीय अधिकार ही नहीं उनको, कोई इस तरह का उनको अधिकार नहीं जो प्रस्ताव पास कर सके। अभी भी भारत के अंदर, मैं बताऊं आपको, 1991 से पहले बच्चों, 1991 से पहले भारत में 3 ही पद होते थे, पीएम, सीएम और डीएम। अभी भी होते हैं तीनों। यानी सबसे बड़ा मुखिया भारत का कौन? पीएम। राज्य का मुखिया कौन? सीएम। और जिले का मुखिया कौन? डीएम। 91 तक डीएम के पास बहुत पावर थी। 91 के बाद जब वो 92 का जो है ना एक्ट बच्चों, जो 92 का एक्ट है 1992 का जो 73 संशोधन है, उस एक्ट के माध्यम से डीएम की बहुत सारी पावर काट दी गई।
खत्म कर दी गई। ये पावर मिल गई जिला पंचायत अध्यक्ष को, मध्यवर्ती पंचायत को और गांव के स्तर को। कैसे मिली वो 73 में पढ़ेंगे, क्या क्या मिली, क्या क्या घटी है। तो यही पद थे पीएम, सीएम और डीएम। बहुत महत्वपूर्ण पद था 1992 में, अभी भी महत्वपूर्ण है, नो डाउट। सबसे पावरफुल पद जिले के अंदर यही होता है, जिले का मालिक होता है, पर अब मालिक नहीं है। 92 के बाद जब से प्रजातांत्रिक लोकतंत्र, वास्तव में लोक जनता की भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ी है, जब से जनता जागरूक हुई है, लोकतंत्र परिपक्व बना है, मैच्योर बना है लोकतंत्र हमारा, जब से मैच्योर लोकतंत्र बना है, जब से डीएम साहब से भी जनता डरती नहीं है। कोई अगर गलत बात है, कोई गलत चीज चल रही है प्रशासन की तरफ से, तो जनता मुखर होकर विरोध करती है उस बात का, जबकि पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी। अगर डीएम साहब के कमरे में चले जाएं, अब तो ऐसा होता है कि अगर कोई समस्या हो ना, तो गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली ले जाकर डीएम साहब के दफ्तर के सामने लगा देते हैं, अब करो जी क्या करना है हमारा। ये एक ताकत दिखाती है लोकतंत्र में, जनता की ताकत क्या होती है। ये अधिकारियों का तंत्र नहीं है, अधिकारी लोक सेवक होते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, वो हमारे और आपकी सेवा के लिए बने हैं, इसी में तनख्वाह मिलती है, बशर्ते वो कानून से बंधे, उनके पास कानून की पावर है। और जनता के पावर सबसे बड़ी पावर है कि संविधान की शक्ति ही जनता से निकलती है। हम भारत के लोग, पहला शब्द है हमारी प्रस्तावना का, तो इसका मतलब ही ये होता है अब जनता की शक्ति का जो अंतिम स्रोत है, जो महत्वपूर्ण स्रोत है, जो एकमात्र स्रोत है, वो जनता है बच्चों, वो आप है, वो हम हैं। ठीक है, तो ये पद होते थे पहले, तो ये बात कर देगा। तो जीवी राव ने कहा अब सब कुछ अधिकारी तंत्र के हाथ में है, कुछ भी पंचायतों के हाथ में नहीं है। तो सबसे पहले हमें पंचायतों के हाथ में देना चाहिए वित्त आयोग। क्या वित्त आयोग का गठन हो, यानी वित्तीय अधिकार दिया जाना चाहिए बच्चों। वित्तीय अधिकार की बात सबसे पहले इन्हीं ने करी, जीवी के राव समिति ने करी थी बच्चों, जीवी के राव समिति ने करी थी। अब जो ये SC ST है, महिला आरक्षण, इसकी बात करने वाला पहले व्यक्ति भी जीवी के राव थे। योजना आयोग जो लिखा हुआ है, योजना आयोग की सिफारिश के आधार पर जीवी के राव समिति बनी थी बच्चों। योजना आयोग तो अब नहीं रहा है, अब तो नीति आयोग आ गया इसकी जगह। और योजना आयोग भारत का, कभी ध्यान रखना, सुपर कैबिनेट कहलाता है। क्या कहते हैं बच्चों, ये बच्चों पहले कभी भारत का सुपर कैबिनेट था। सुपर कैबिनेट क्यों था सुपर कैबिनेट? सुपर कैबिनेट इसलिए कहलाता था बच्चों क्योंकि इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट मंत्री थे, बड़े स्तर के कैबिनेट मंत्री, वो इसके सदस्य होते थे और यही पूरे भारत को चलाया करते थे। पूरे भारत के अंदर किस राज्य को कितना अनुदान मिलना है, किस राज्य में क्या काम होना है, पंचवर्षीय योजना कैसी बननी है, क्या होना है, सब यही लोग बैठ के तय कर दिया करते थे ऊपर के स्तर पर। जब से नीति आयोग बना है बच्चों, क्या बना है? नीति आयोग बना है। तो नीति आयोग एक टीम की तरह काम करता है और नीति आयोग जो काम करने जिसकी अवधारणा है वो डाउन टू अप है बच्चों। ये था अप टू डाउन, ऊपर से नीतियां बनी और नीचे लागू होगी। तो उसमें राज्यों की भागीदारी ना के बराबर थी नहीं। एनडीसी थी जो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमति प्रदान करती थी, लेकिन जो एनडीसी पर थी उसमें मुख्यमंत्री होते, पर जब उसमें योजना बना ही दी गई सरकार ने, अब वो तो अनुमति मिल ही जाएगी एनडीसी तो। अब योजना बनाने में योजना आयोग ग्रास रूट लेवल पर क्या चल रहा था इसका आकलन नहीं करता था। अब जो नीति आयोग है बच्चों, ये डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की ओर का काम करता है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर। अब प्रधान के स्तर पर प्रस्ताव पास होते हैं, डीएम साहब के माध्यम से सरकार के पास जाते हैं और फिर केंद्र सरकार के पास जाते हैं प्रस्ताव, तब जाके काम होते हैं बच्चों। पहले ऊपर से योजना चलती थी। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो आप देखिए, एक ट्रेन अंडरपास बने हैं, जो ट्रेनों के जो अंडरपास बने हैं बच्चों, वो हमारे उत्तर प्रदेश या नॉर्थ इंडिया के लिए कभी भी अनुकूल नहीं थे। साउथ इंडिया के लिए वो अनुकूल हो सकते हैं कि वहां की जो मिट्टी है वो आपकी पठारी मिट्टी है, वहां जब बारिश होती है तो पानी नीचे, क्योंकि मोटे कंकड़ पत्थर है, पानी नीचे समा जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब नॉर्थ इंडिया में हम अपने उत्तर प्रदेश की, अन्य प्रदेश की बात करते हैं, तो अंडरपास में हल्की सी बारिश हुई तो पानी वहां समाता ही नहीं है। कि यहाँ की इस तरह की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, पानी सोखती नहीं है, तो पूरे तरीके से वो गांव जिसके लिए अंडरपास बना है वो गांव दूसरे क्षेत्र से टूट ही जाता है, कट जाता है। तो क्या ये योजना उत्तर प्रदेश के लिए अनुकूल थी? नहीं थी। योजना आयोग ने बनाई, अब अनुकूलता नहीं रही। अब जो नीति आयोग है, सारे मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, सब बैठते हैं। जो योजना मणिपुर के लिए सही होगी वो पंजाब के लिए सही नहीं हो सकती है, जो पंजाब के लिए सही होगी वो असम के लिए सही नहीं हो सकती है, जो योजना केरल के लिए सही होगी वो उत्तराखंड या हिमाचल के लिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए सही नहीं हो सकती है। दोनों योजनाओं में हमें परिस्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार बदलाव करना पड़ता है। अब क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री बैठे होते हैं, तो वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जो उनकी सिफारिशें होती हैं
वो देते हैं, अपने सुझाव देते हैं और उनके अनुकूल उन योजनाओं में प्रत्यायोजन करने का अधिकार। प्रत्यायोजन का मतलब होता है कि दूसरे स्तर पर भी कुछ उपनियम बनाए जा सकते हैं। प्रत्यायोजन विधान हम पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत, ठीक ना। बहुत सारे बच्चों ने प्रत्यायोजन पहली बार सुना होगा, जबकि उन्होंने बहुत सारा संविधान पढ़ लिया होगा, बहुत सारे चैनलों पर पढ़ लिया होगा, बहुत सारे लोगों से पढ़ लिया होगा। प्रत्यायोजन विधान का अभी तक नाम कुछ लोगों ने सुना, कुछ ने नहीं सुना होगा। बताऊंगा जब संविधान पढ़ाऊंगा इसके बाद। चलिए बच्चों, तो सुपर कैबिनेट क्या था हमारा? सुपर कैबिनेट हमारा योजना आयोग था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जनवरी 2000 कब 15 को समाप्त कर दिया और नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। खैर चलिए, तो JVK राव समिति योजना आयोग की सिफारिश पर बनी थी, वित्त आयोग की सिफारिश करी थी, और SC ST और महिलाओं के आरक्षण की बात किसने करी थी? JVK राव ने समिति सबसे पहले करी थी बच्चों। अब इसके बाद अब इस समिति की बातों को भी स्वीकार नहीं किया गया, सरकार ने स्वीकार नहीं किया कि ये भी पर्याप्त मांगे नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ बच्चों? इसके बाद जो आता है, देखो JVK राव के बाद आती है आपकी एलएम सिंघवी समिति। कौन सी आती है बच्चों? एलएम सिंघवी समिति आती है। कब बनी थी? 1986 में बनी थी बच्चों। 1986 में यह समिति बनी थी बच्चों, याद रहेगी बात। 86 में यह समिति बनी थी, एलएम सिंघवी समिति। बहुत महत्वपूर्ण समिति है बच्चों एलएम। 1986 में बनी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, पूरा नाम था डॉक्टर लक्ष्मी मल, डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी। 1986 में बनी। इस समिति ने पहली बार यह कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायतें गठन तो किया गया, पर अभी तक पंचायतें DPSP भाग 4 का हिस्सा थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, इसका हिस्सा थी पंचायतें। और ये लागू करना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि DPSP राज्य के नैतिक सिद्धांत है बच्चों। क्या सिद्धांत है? राज्य के नैतिक सिद्धांत है बच्चों। अब नैतिकता का मतलब कि राज्य का पालन करे या ना करे, तो ये बात थी। तो DPSP भाग 4 में थी। आप जानते हैं अनुच्छेद 40 में है पंचायतों का उल्लेख, तो उसी हिसाब से पंचायतें चल रही थी। तो एलएम सिंघवी समिति ने कहा कि सबसे पहले इन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि किस समिति ने सबसे पहले बात करी थी? वो समिति थी एलएम सिंघवी समिति। अब अनुच्छेद 40 में तो रहे, पर संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जब तक संविधान में संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक बच्चों पंचायतों को सही अधिकार नहीं मिलेंगे, और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होने का कि आप समय से चुनाव करवाएं और सारे काम समय से हों। आप जानते होंगे DPSP जो है, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, उत्तरी आयरलैंड से लिए गए हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। कौन? DPSP। 3 भागों में बांटे जाते हैं, उदारवादी, समाजवादी और कौन से? गांधीवादी। 3 भागों में बांटे गए हैं। संविधान पढ़ेंगे, विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। तो भाग 4 में इसको शामिल किया गया DPSP को। अब आप जानते हैं जो भाग 4 में चीजें हैं, उनको लागू करना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है। इसमें एक अनुच्छेद 45 था बच्चों, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान निःशुल्क किया गया था। किसी राज्य ने किया था 2002 से पहले, जब तक 86वां संविधान संशोधन नहीं आया, जो 2002 का है बच्चों। कब का है? 2002 का। और 2009 में लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? 2010 में लागू हुआ था। इसे बोलते हैं RTE, राइट टू एजुकेशन। 2010 में लागू हुआ। एक्ट 2002 का है, पूरे भारत में 2009 में लागू हुआ। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, मना कर दिया, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं इस अधिनियम को लागू नहीं कर सकती। अगली बार 1 साल में करना पड़ा, 2010 में यूपी में लागू हुआ। जब ये लागू हो गया तो शिक्षा को इससे निकालकर अनुच्छेद 21A में ले आए। और जानते हो 21A जो है वो मौलिक अधिकारों का पार्ट है, और राज्य के लिए अनिवार्य है मौलिक अधिकार प्रदान करना। और 21A में आके अब सब बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। पहले DPSP में था तो किसी राज्य ने कोई प्रयास नहीं किया। अब किस में आ गया? मौलिक अधिकार में। अब मौलिक अधिकार उपलब्ध करवाना राज्य के लिए बाध्यकारी है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा देना अनिवार्य हो गया। अगर कोई बच्चा किसी जिले में बिना शिक्षित रह गया है, तो सबसे पहले तो उस गांव का जो अध्यापक होगा प्राथमिक स्कूल का, वो नपता है। फिर SDM साहब, DM साहब, जिसकी जिम्मेदारी है, सबको सरकार की तरफ से फटकार लगती, क्योंकि मौलिक अधिकार उपलब्ध करवाना राज्य के लिए
बाध्यकारी है बच्चों। तो ये चीज इसीलिए इसी प्रकार से जो 40 में थी पंचायती व्यवस्था उसको निकालकर भाग 9 में, किसमें, भाग 9 में पंचायती थी पहले से, पर भाग 9 में पंचायतों के लिए कोई अलग से उल्लेख नहीं किया गया था। तो भाग 9 में कहा कि इसने कहा ने असंवैधानिक दर्जा दिया जाए, यानी भाग 40 से निकाला जाए और संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया जाए और पूरी कार्य प्रणाली बनाई जाए। ये इन्होंने कही थी, किसने, एलएम सिंघवी समिति ने। ये बात याद रहेगी बच्चों, ठीक है। चलिए यहीं तक रहते हैं। बहुत सारी बातें इसने कही थी, सब में जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो मैंने आपको बताई है बच्चों। चलिए अब आती है पीके थुंगन समिति बच्चों। कौन सी, पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति जो तो 1988 में बनी थी बच्चों। 1988 में कब बनी थी, 1988 में पीके थुंगन समिति बनी थी बच्चों। कौन थे प्रधानमंत्री, राजीव गांधी। देखिए कितना प्रयास करे राजीव गांधी। ध्यान रखिएगा, भारत में आधुनिकीकरण का जो जन्मदाता माना जाता है किसी प्रधानमंत्री को, तो वो श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी माने जाते हैं, ठीक है ना। वो बात अलग है कि बहुत सारे कांग्रेस के विरोधी हो गए तो उन्हें बात अच्छी नहीं लगने की, लेकिन आधुनिक भारत के जो जन्मदाता वास्तव में वो राजीव गांधी है। जो भारत में कंप्यूटर लेकर आए वो राजीव गांधी, जिन्हें भारत में अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के लिए पहला प्रयास किया। उदारीकरण का जो पहला प्रयास था वो बच्चों ध्यान रखना वो राजीव गांधी का था। हालांकि 1991 जो नई आर्थिक नीति आई, भारत की औद्योगिक नीति जब बनाई आई 1991 में, उससे भारत में एलपीजी सिस्टम लागू किया गया। कौन सा, एलपीजी सिस्टम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ये 1991 में राव मनमोहन मॉडल के माध्यम से किया गया था। पढ़ेंगे बाद में इसके बारे में, लेकिन ध्यान रखना ये शुरुआत जो हुई थी वो राजीव गांधी जी ने करी थी। तो ये समिति देखिए वही बना रहे हैं बार बार समिति। एलएम सिंघवी समिति बनाई, उससे पहले राव समिति बनाई, उसके बाद थुंगन समिति बनाई 1988 में। इस थुंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश करी बच्चों। किसने करी, अपनी रिपोर्ट पेश थुंगन समिति ने करी। कहा कि एक तो जो पंचायत है, इसने जो कहा पंचायतों को संघ से जोड़ा जाए, यानी केंद्र से जोड़ा जाए। अभी तक जितनी समितियां थी वो पंचायत को बच्चों किससे जोड़ रही थी, वो बच्चों जोड़ी थी राज्य से। अब पंचायत किसका विषय हो, राज्य का विषय हो। ये बात 73 संविधान संशोधन में स्वीकार की गई है बाद में, लेकिन किसने कही थी, थुंगन समिति ने कहा था। अब जो राज्य का विषय, मतलब इसने कहा था कि केंद्र के हाथ में होना चाहिए। इससे पहले सभी समितियों ने कहा अगर नहीं, जो पंचायत सिस्टम है वो राज्य के हाथ में होना चाहिए, केंद्र के हाथ में नहीं। पीके थुंगन पहली समिति, इसने कहा कि केंद्र के पास रखा जाए पंचायतों को। एक तो ये, और दूसरी बात इसने की थी राज्य वित्त आयोग की बच्चों। किसकी, राज्य वित्त आयोग, जो अनुच्छेद 243 आई में ना, पढ़ेंगे उसके बारे में, अलग अनुच्छेद, मैंने कुछ अनुच्छेद लिखे हैं, क्या क्या प्रावधान है बताऊंगा अभी। तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान के बारे में सिफारिश करने वाली पहली समिति यही थी, पीके थुंगन समिति, ठीक ना। इस समिति और जो पिछले जो पिछले समिति हैं, उन्हीं समितियों के आधार पर राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन रखा बच्चों। 64वां संविधान संशोधन थुंगन समिति, एलएम सिंघवी समिति और राव समिति, इन सब समितियों की सिफारिश के आधार पर एक 64वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया, एक बनाया गया और विधेयक रखा गया लोकसभा में। लोकसभा में बच्चों कांग्रेस का बहुमत था, तो वहां तो ये पास हो गया, यानी ये कहां पास हो गया, लोकसभा में तो ये पास हो गया बच्चों, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में ये पास हो गया, तो वहां तो बच्चों ये पास हो गया। लेकिन जैसे ये गया राज्यसभा में, आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी विधेयक जो संविधान में संशोधन कर रहा हो, केंद्र और राज्य के संबंध बदल रहा हो, ऐसा संशोधन करने के लिए हमें केंद्र और राज्य में, उसमें लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए होता है। इसके अतिरिक्त इसका एक स्टेप हो रहा है, आधे से आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी ऐसा विधेयक पास होना चाहिए। संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके होते हैं बच्चों, बताऊंगा जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे। संविधान के 3 तरीके हैं। जो ऐसा संशोधन होता है जिससे केंद्र और राज्य के संबंध प्रभावित हो रहे हो, जैसे जीएसटी था, इसी तरीके से तो ये भी संशोधन ऐसा ही था, केंद्र और राज्य संबंध बदल रहे थे, तो इसके लिए पहले लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिएगा, फिर राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा 2/3 बहुमत से
जब इसको पास कर देंगे बच्चों, तब ये राज्य के पास जाता है, राज्य के पास जाएगा। और आधे राज्य की विधानसभा जब इसको पास कर दी है, तब राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद तब बच्चों कोई भी विधेयक क्या बनता है, अधिनियम बनता है बच्चों। क्या बनता है, अधिनियम बनता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद अधिनियम बनता है राज्य का। तो जैसे 64वां संशोधन लोकसभा पहुंचा तो यहां तो पास हो गया, पर राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया। बहुत सारे सदस्य इस पक्ष में थे, अब ओबीसी को भी इसमें आरक्षण मिलना चाहिए, इस तरह का इस पंचायत में, क्योंकि अभी तक इसमें केवल महिलाओं के और SC/ST के आरक्षण की बात हुई थी। तो इस बात को लेकर राज्यसभा में ये पास नहीं हो सका और राज्य के पास तो जाने का कोई मतलब था नहीं। फिर जब ये पास नहीं हुआ तो ये विधेयक वहीं का वहीं खत्म हो गया 89 में। तो ये विधेयक तो समाप्त हो गया। लेकिन इसके बाद बच्चों ध्यान रखिएगा, 1992 में मन सरकार बनी, भारत के प्रधानमंत्री थे दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव यानी राव सरकार बोलते थे उसको, PV राव, PV राव, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके प्रयास से 1992 में 73वां संविधान संशोधन विधेयक बनाया गया। विधेयक बनाया गया, लोकसभा में बच्चों पास हो गया, और फिर जब राज्यसभा में गया तो भाग्य से वहां भी पास हो गया, दोनों पास हो गए। 73 संशोधन, ये वही संशोधन है जो राजीव गांधी ने 64वें रूप में रखा था, पर वहां पास नहीं हो पाया था। तो कुछ राव सरकार ने कुछ इसमें परिवर्तन कर दिए, जो सरकार चाहती थी वो परिवर्तन इसमें कर दिए सरकार ने। कुछ जो विपक्ष था ना, तो सब तो के नहीं, पर कुछ परिवर्तन मान लिए कि ठीक है हम कुछ चेंज करते हैं। तो चेंज करने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से बच्चों ये संशोधन पास हो गया। उसके बाद ही क्या बच्चों, राज्यों के पास गया। किसके पास गया, राज्य के पास। तो आधे राज्यों के द्वारा इसको पास करना अनिवार्य होता है, आधे राज्यों द्वारा इसको पास करना। जैसे इस समय कितने राज्य हैं भारत में, 28। तो 28 राज्यों में से जो कितने बटेंगे, 14 राज्य। तो अगर आज की बात होती तो 14 राज्य कम से कम इसको पास करने थे। अमेरिका में थोड़ा इसका अलग है, अमेरिका में आधे से एक अधिक राज्य द्वारा पास होना चाहिए, आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक। जब इसको पास कर देंगे तब बच्चों इसकी बात आती है। तो आधे से एक अधिक जब पास कर देंगे तब ये पास होता है अमेरिका में। हमारे यहाँ क्या है, 1/2 के द्वारा ये पास हो जाना चाहिए, तो वो संशोधन मान लिया जाता है। तो आधे राज्यों ने पास कर दिया। उसके बाद इस बच्चों 20 अप्रैल 1993 को, 93 को, क्योंकि दिसंबर में तो ये यहां पास हुआ था, दिसंबर में कहां पास हुआ था ये, लोकसभा राज्यसभा में। उसके बाद जनवरी और फरवरी में ये 2 महीने राज्यों के पास रहा, राज्यों ने पास किया इसको। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसको अनुमति दे दी, और 24 अप्रैल 1993 मध्य प्रदेश से इसको लागू कर दिया गया। 1993 कहां, मध्य प्रदेश में इसको लागू कर दिया 24 अप्रैल को। इसलिए 24 अप्रैल क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। मध्य प्रदेश पहला राज्य है इसको लागू करने वाला। मध्य प्रदेश में इस अधिनियम के आधार पर चुनाव पहली बार 1994 में, ये याद रखेगा। चुनाव 93 में नहीं हुए। लागू करने का मतलब क्या है, लागू करने का मतलब है कि उस राज्य ने 73वें संविधान संशोधन के तहत अपने यहां एक प्रस्ताव पास कर दिया, और जो चीजें इसके अंदर थी उनके तहत अपने यहां इन चीजों को लागू करने का निर्णय ले लिया कि हम अगले साल इस चीज को लागू कर देंगे। तो अगले साल वहां फिर पूरे राज्य में पंचायतों के पहली बार चुनाव हुए 94 में। तो 93 में लागू हुआ है 24 अप्रैल को। 20 अप्रैल 1993 को उसको अनुमति मिली थी, उससे पहले राज्यों को अनुमति मिली, आधे राज्यों की, और दोनों जगह 2/3 बहुमत से पास हुआ था बच्चों। कौन सा, 73वां संशोधन। अब जो 73वां संशोधन बच्चों, इस 73वें संशोधन से क्या क्या हुआ, ध्यान रखना बच्चों। 73वें संशोधन से, 73वां संशोधन, ध्यान रखना, एक तो 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए, जो 243 से लेकर 243 ओ तक मान लो, या बच्चों अण तक, ओ तक या अण तक है बच्चों, ओ तक या अण तक मानते हैं। तो ये 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कितना अनुच्छेद, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे। 73 के तहत 16, और जो 74वां नगर पालिकाओं के लिए है बच्चों, उसके लिए 18 अनुच्छेद जोड़े गए थे। उसमें ज्यादा जोड़े गए, इसमें कम जोड़े गए। और भाग 9 को
भाग 9 को पुनः स्थापित किया गया। और जो बच्चों नगर है, ध्यान रखना, वो 9 कै में है, नगर पालिकाएं। वो पूछता है कई बार अब पंचायत किस में है, तो पंचायत भाग 9 में है, 9 कै में नहीं है। 9 कै में नगर पालिकाएं हैं, 9 कै में सहकारी समितियां हैं, जो 97वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं समितियां, वो 9 कै में है बच्चों। वो किस में? 9 कै में, वो 97वें संशोधन जोड़ी गई है। और ये 74वें से है, और 73वां हम पढ़ रहे हैं 9 कै में, 9 में केवल। हाँ, भाग 9 243 से 243 ओ तक या अण तक, कै खे कै खे जय कै खे गे घे अंग चे छे जय झे चे छे जय जय अइया टे ठे डे ढे अण, है ना। तो कितनों के 15 और 1 243, तो कितनों के? 16 अनुच्छेद हो गए जो जोड़े गए हैं। किस अनुच्छेद में कौन सी बातें हुई है, अगले स्लाइड में आपको मैं स्पष्ट मैंने लिखा हुआ है, उसमें सब बताता हुआ चलूंगा। पहले तो इससे हुआ क्या था 73वें संशोधन से। एक तो ये बात याद रखो, एक ये बात याद रखो, एक संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई बच्चों। कितनी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी? 11वीं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची हम कल पढ़ेंगे, भूमि सुधारों के संदर्भ में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल के लिए थी, और 11वीं अनुसूची बच्चों ग्राम पंचायत के लिए है, ग्राम पंचायत के लिए। और इस ग्राम पंचायत में कितने विषय हैं? 28 विषय हैं इस अनुसूची में, 28 विषय। देखिए बच्चों, 28 विषय कौन से? जैसे पेयजल, ग्राम विद्युतीकरण, सिंचाई की व्यवस्था, गांव में आपकी जो है सफाई की व्यवस्था, मंदिरों की व्यवस्था, मस्जिदों की व्यवस्था, कब्रिस्तान की व्यवस्था, आपका जो शमशान घाट है उनकी व्यवस्था, पशुपालन, कृषि, सारे काम, मेले, मंडियां, सारे काम है बच्चों, साफ सफाई, सभी काम, लाइब्रेरी तक का लिखा हुआ है इसमें। इन 28 विषयों में लाइब्रेरी तक लिखा हुआ है, ठीक ना। इतने विषय बच्चों ध्यान रखना, या तो प्रधानमंत्री के पास होते हैं या फिर ग्राम प्रधान के पास होते हैं। इन 28 विषयों पर ग्राम प्रधान प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज सकता है। इतनी पावर होती है ग्राम प्रधान के पास। प्रधान और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पास भी बहुत सारे विषय होते हैं, जो विभाग किसी के पास नहीं होता, वो प्रधानमंत्री के पास केंद्र में, और राज्य में मुख्यमंत्री के पास होता है। और फिर गांव में 28 विषय ग्राम प्रधान के लिए होते हैं बच्चों। 28 विषय देखिए, इन 28 विषयों पर अगर ग्राम प्रधान चाहे तो ग्राम प्रधान को जानकारी हो, ग्राम प्रधान को कार्य करना आता हो, तो ग्राम प्रधान अपने गांव की तस्वीर को बदल सकता है बच्चों। बहुत गांव प्रधानों ने बदली है। राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे प्रधान हैं जो 50-50 लाख का पैकेज छोड़कर अमेरिका में राजस्थान के अंदर ग्राम प्रधान बने हैं, और पूरे गांव की तस्वीर ही बदल दी है। आपके गांव में प्रधान क्या कर रहा है आप देखिए। तो 28 ऐसे विषय हैं जिन पर ग्राम प्रधान प्रस्ताव पास कर सकता है। 11वीं अनुसूची में ये जोड़ी गई, ठीक है बच्चों। एक तो ये ध्यान रखना आपको, ये जोड़ा गया 11वीं अनुसूची। दूसरा 73वें संविधान संशोधन से जो और बातें हैं, जो मैं आपको अब अनुच्छेद के माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमको इसमें ये देखना है किस अनुच्छेद में कौन सी बातें शामिल करी गई हैं। ये भाग 9 कहां पर लागू नहीं होता है। और एक इसमें ध्यान बच्चों, पेशा एक्ट आया था, PESA, पेशा एक्ट 1996, पेशा एक्ट 1996। पंचायत एक्सटेंशन सेटलमेंट एक्ट 1996। इसका संबंध उन क्षेत्रों से है जहां कभी भाग 9 लागू नहीं होता था, उन क्षेत्रों में भी भाग 9 लागू हो सकता है। संसद को ऐसा अधिकार दिया गया है। जो ये 73वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जो पंचायत सिस्टम है बच्चों, ये राज्य सूची का विषय रखा गया है। केंद्र ने कानून क्यों बनाया? केंद्र जो कानून बनाता है बच्चों, वो संघ सूची के विषय पर कानून बनाता है। लेकिन अगर कुछ राज्य मिलकर अनुच्छेद 252 के तहत कुछ राज्य मिलकर सरकार के सामने प्रस्ताव पास करते हैं कि सर हमको ये काम करना है, ठीक ना, तो कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिल जाते हैं कि हमारे लिए आप कानून बनाइए, और वो कानून सभी के लिए लागू हो सकता है। तो ऐसे प्रावधान संविधान में किए गए हैं। तो सेंटर ने कानून बनाया, राज्यों को राज्य सूची का विषय रखा गया, और ये कह देगा कि प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस कानून में संशोधन कर सकता है, ठीक ना। ये 73 संशोधन में स्पष्ट लिख दिया गया था कि प्रत्येक राज्य इसको लागू करे, और कार्य को करने के बाद अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से सूची भी जोड़ दी गई अनुसूची, और अलग से भाग में अलग से प्रावधान भी कर दिया गया है। राज्य अपने हिसाब से इसमें चेंज कर ले, क्योंकि जो स्थिति मणिपुर में है बच्चों, वो राजस्थान की नहीं हो सकती, और जो उत्तर प्रदेश के बच्चों, वो आपके कर्नाटक की नहीं हो सकती, केरल की नहीं हो सकती।
तो एक तो संघ राज्य क्षेत्र में लागू नहीं होता है। किसमें? संघ राज्य में। जैसे आपका चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, ठीक ना, दिल्ली का जो जो आपका अंदर शहरी इलाका है, ठीक ना, वहां पर ये लागू नहीं होता, जो केंद्र जो संघीय राज्य होता है। उसके बाद बच्चों ध्यान रखिएगा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस भाग को लागू नहीं किया जाता, जैसे आपका आपका मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र जो है यहाँ पे लागू नहीं है। मणिपुर का एक जनजातीय इलाका है, तो वहां पर भी लागू नहीं होता है, ठीक ना। चलो आगे पढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं इस चीज को। देखो बच्चों, ये है अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायतों की, ग्राम सभा की और जो पंचायत है वो सबकी परिभाषा दी गई है। आपने संविधान पढ़ा होगा, आपको पता होगा, जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 में हम राज्य की परिभाषा पढ़ते हैं। अनुच्छेद 36 से जब हमारा वो 36 से हमारा डीपीएसपी शुरू होते हैं, तो अनुच्छेद 36 से फिर हम राज्य की परिभाषा पढ़ते हैं। ठीक, अब जब हम भाग 9 में आते हैं तो अनुच्छेद 243 में हम इन सब की परिभाषा पढ़ते हैं कि पंचायतें क्या होंगी, त्रिस्तरीय पंचायत क्या होगी, उसमें जिला परिषद क्या होगी, मध्यवर्ती पंचायत क्या होगी, किस तरह की चीजें होंगी। वो परिभाषाएं किसमें है बच्चों? वो परिभाषाएं अनुच्छेद 243 में है बच्चों, याद रखेगा। अनुच्छेद 243 ए या क में ग्राम सभा की परिभाषा है। धना, ग्राम सभा भारत की सबसे निचले स्तर की संवैधानिक संस्था है, कार्यकारी संस्था नहीं है। अगर वो कार्यकारी संस्था पूछता है तो ध्यान बच्चों, कार्यकारी जो संस्था होती है, कार्यकारी संस्था जो होती है बच्चों, वो कार्यकारी संस्था पंचायत होती है। क्या होती है? पंचायत। क्या होती है कार्यकारी संस्था? पंचायत होती है कार्यकारी संस्था। जबकि संवैधानिक संस्था जो सबसे छोटी है वो आपकी ग्राम सभा है। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा की परिभाषा देखिए। ग्राम सभा का मतलब होता है किसी, देखो ग्राम सभा को अधिसूचित करता है राज्यपाल। परिभाषा इसकी होती है किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में, यानी किसी भी गांव में जिसकी अधिसूचना जारी हो रखी, जो बाकायदा सरकार की मान्यता प्राप्त है। क्योंकि कुछ ऐसी गांव होते हैं, मतलब ना ग्रामडी, तो ग्रामडी गांव से अलग होती है। तो एक गांव यहाँ है, थोड़ा बस के यहाँ बस गया, ग्रामडी बोलते हैं उसको, तो हो सकता है कि उसको अलग गांव की मान्यता ना मिली हो, उसी में शामिल हो जाए, इस तरह का होता है। तो ग्राम सभा जो होती है बच्चों, ग्राम सभा का मतलब होता है कि किसी गांव के अंदर निर्वाचक नामावली में, यानी मतदाता सूची में शामिल लोगों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। पर समझिए, निर्वाचक नामावली यानी मतदाता सूची में शामिल उस क्षेत्र के मतदाताओं के समूह को हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा एक गांव या एक से अधिक गांवों को मिलाकर भी एक ग्राम सभा बन सकती है। समझ, एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर भी ग्राम सभा बन सकती है। तो ये तो होती है ग्राम सभा, सबसे छोटी संवैधानिक इकाई है, और निर्वाचक नामावली में जो मतदाताओं का जो समूह होता है उसे हम ग्राम सभा बोलते हैं। ध्यान बच्चों, इसको हम वैसे समझते हैं जैसे लोकसभा होती ना, जो लोकसभा होती है वैसे ही मान सकते हैं इसको। होती नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ग्राम सभा कैसी? लोकसभा की तरह हो सकती है ग्राम सभा। लोकसभा बनती है, पूरे देश से आते हैं लोग बाग, ठीक ना, और कौन लोग आते हैं? वही लोग चुनते हैं, यानी वही लोग चुनकर आते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम होता है। इसका मतदाता सूची में नाम नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता बच्चों, ध्यान रखना। तो वही है, तो ग्राम सभा होगी। अब इस ग्राम सभा को अपने अंदर से प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा अपने अंदर से पंचायत चुनने का अधिकार है। कैसे? प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, यानी आप जानते हैं उसमें 18 प्लस के लोग होंगे सर, मतदाता मतलब 18 प्लस के लोग हैं। तो इन ग्राम सभा के सभी सदस्यों को अपने बीच में से एक पंचायत चुनने का अधिकार है। पंचायत चुनने का अधिकार है। उस पंचायत में कौन होता है बच्चों? ध्यान, एक तो उस पंचायत में प्रधान जी होते हैं, एक उस पंचायत में सदस्य होते हैं, होता ना, प्रधान के सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर बोलते हैं। जब चुनाव होता है तो क्योंकि प्रत्येक गांव को जनसंख्या के हिसाब से वार्ड में अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं, तो प्रत्येक वार्ड का एक मेंबर बनता है, ठीक ना। वो मेंबर का चुनाव भी प्रत्यक्ष होगा। लेकिन क्या करते हैं गांव में, मेंबरों को सीधे ही ऐसे अपने हिसाब से, भाई ये फलाना व्यक्ति राम श्याम मोहन ये इस वार्ड के मेंबर होंगे, ये इस वार्ड के मेंबर, तो चुनाव सामान्यतः नहीं होता है। केवल 5% सदस्यों का चुनाव पूरे यूपी में होता है, बाकी 95% सदस्य निर्विरोध ऐसे हो जाते हैं।
तो वो सदस्य और प्रधान मिलकर बनती है पंचायत, है ना। जो सदस्य होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर सदस्य नहीं है तो प्रधान शपथ नहीं ले सकता, ना ही प्रधान कोई प्रस्ताव इनके बिना पास कर सकता। तो ये सदस्य इतने महत्वपूर्ण है। हम इस प्रधान और सदस्य को उसी प्रकार से देख सकते हैं जैसे मंत्री परिषद होती है। क्या होती है बच्चों? मंत्री परिषद होती है। वो किससे बनती है? वो तो लोकसभा से बनती है और राज्यसभा से बनती है। मंत्री किससे बनती है? मंत्री जो लोकसभा के मेंबर होंगे, किसके मेंबर होंगे? राज्यसभा के मेंबर होंगे। उनसे क्या बनेगी? मंत्री परिषद। तो ग्राम सभा से क्या बन रही? ग्राम पंचायत बन रही है। कौन है उसमें? प्रधान और सदस्य। सदस्य बहुत रोल महत्वपूर्ण सदस्यों का। सदस्यों की अध्यक्षता में समितियां बनती हैं। क्या बनती है? समिति। जैसे गांव के अंदर जल समिति बनेगी, स्वच्छता समिति बनेगी, बाढ़ समितियां बनती है, सूखा समिति बनती है। तो ऐसी समिति, इन सदस्यों की अध्यक्षता में समिति बनती है। और अगर 2/3 सदस्य मिलकर प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो सदस्य होते हैं, अगर 2/3 सदस्य मिल जाएं और प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। सदस्य इतने महत्वपूर्ण सदस्य हैं, पर हम इनका रोल नहीं समझते, ठीक ना। तो प्रधान और सदस्य मिलकर क्या बनती है? पंचायत बनती है। ये सदस्य 2/3 मेंबर मिलकर प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तब ये क्या बन गई? पंचायत बन गई। तो ये तो होती है पंचायत, ग्राम पंचायत। कार्यकारी संस्था यही है। सरकार सीधे तौर पर इससे वार्ता करती है, ग्राम सभा से वार्ता नहीं करती, इससे वार्ता करती है। किससे? ग्राम पंचायत से। कि कार्यकारी संस्था यही है, जिम्मेदार संस्था यही है ना। जिम्मेदार कौन? मंत्री परिषद। लोकसभा जिम्मेदार नहीं है, जो उससे आए हैं मंत्री वो जिम्मेदार है। अगर किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, सारी सरकार गिर जाती है। अगर प्रधान, क्योंकि एक ही है, और प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया, सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सामान्यतः नहीं आता है, जो उसका कोई प्रावधान है नहीं, इसके खिलाफ आता है। और अगर प्रधान चला गया तो सारी पंचायत खत्म। और चुनाव भी दोबारा होंगे, प्रधान भी और सदस्य भी सब दोबारा चुने जाएंगे। तो जो प्रारूप सेंटर पर हमने राज्य पे अपनाया है, लगभग उसी तरह का प्रारूप हमने गांव के स्तर पर अपनाया है बच्चों, ठीक है ना। ये इस तरह का होता है। तो इससे बोलते हैं प्रधान, ये पंचायत होगी। ध्यान बच्चों, ग्राम सभा जो होती है इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वर्ष में 2 मीटिंग होना अनिवार्य है। पिछली बार ये क्वेश्चन भी लेखपाल में आया था कि ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए। ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 बैठक होना बच्चों अति अनिवार्य है। हर 6 माह के बाद, यानी 2 बैठक से भी 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो 2 बैठक होना अनिवार्य है। ग्राम सभा की खुली बैठक होती है कभी? कभी नहीं होती। कागजों में लेकिन होती है, पत्रों में होती है। मतलब सेक्रेटरी, प्रधान का सचिव और प्रधान जी मिलकर सारा कागजी काम पूरा कर लेते हैं। हाँ भाई बैठक भी होगी, इतने लोग आए थे, जो कहीं भीड़ भाड़ का, कहीं मान लिया कहीं बैठे हुए हैं, कहीं जैसे कहीं तेरामी में बैठे हुए, कहीं शादी में बैठे हुए, फोटो खींच के अपना लगा दिया, क्या देख रहा कौन कब क्या है। तो ये होता है। तो ग्राम सभा की खुली बैठक होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है बच्चों तो प्रधान कितना अच्छा काम करेगा। देखिए आप, ग्राम सभा में खुली बैठक बैठे, सब लोग आकर बैठे, जो भी 18 वर्ष से अधिक, महिलाएं भी बैठे, युवा भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे। बताओ भाई गांव में क्या काम होना चाहिए। अब हमारा इतना प्रस्ताव है, अब ये 5 हमारे 5 प्राथमिकताएं हैं, ये हमारी पहली प्राथमिकता है, इस पर इतना खर्च का एस्टिमेट हो सकता है, ठीक है। प्रधान जी कहेंगे ठीक, ग्राम सभा के सदस्यों आप सम्मानित सदस्य हैं, आपकी तरफ से मैं ये प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजता हूं। और फिर प्रधान जी उसके लिए जी जान एक कर दें, प्रस्ताव को पास करें। अगली ग्राम सभा जब बैठेगी तब बताए कि आपने उस प्रस्ताव के बारे में कहा था, ये रहा प्रस्ताव, 20 लाख रुपए आए हैं, बताओ कहां लगाने, कैसे लगाने हैं। ये होती है प्रधानी, इसे बोलते हैं प्रधानी, ठीक ना। ये है ग्राम सभा की 2 बैठक होना अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं हम किसके लिए, अब आते हैं बच्चों पंचायत की गठन भी हो गया। पंचायत तो गठन भी बता दें आपको, ये अच्छा पंचायतों का गठन, ये तो ही ग्राम सभा। पंचायतों का गठन कैसे होगा, फिर इस तरह पंचायत बताइए मैंने आपको इसमें लिखी हुई है। तो ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम प्रधान और सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदाताओं के द्वारा होगा। जो मध्यवर्ती पंचायत, जो हमारा क्षेत्र पंचायत कहते हैं, उसे पंचायत समिति भी कहते हैं। तो जो क्षेत्र पंचायत है हमारी, उसके सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष जनता करेगी, पर जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिसे हम प्रमुख बोलते हैं, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष करेंगे मेंबर, ठीक ना। यानी जो मध्यवर्ती पंचायत है, जो हम बोलते हैं ना बीडीसी मेंबर, उस बीडीसी सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष जनता करेगी। और जो उसका अध्यक्ष होता है बच्चों, उसका चुनाव कौन करेगा, उसका चुनाव करेगा जो सदस्य बनेंगे ना बीडीसी के, वो उसका चुनाव करेंगे। तो उसको बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। वो ब्लॉक प्रमुख जो होगा, वो ब्लॉक प्रमुख जो होगा वो अप्रत्यक्ष चुना जाएगा। ये होगी मध्यवर्ती पंचायत। जो जिला पंचायत है बच्चों, जिला पंचायत का जो चुनाव होगा
उसके सदस्य होंगे वो प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, क्योंकि जो सदस्य होते हैं वो मेंबर बोलते हैं, वार्ड मेंबर। से एक जिला है तो एक जिले को प्रादेशिक क्षेत्र के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है। तो हर वार्ड का मेंबर क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा, हर वार्ड का मेंबर अलग होगा, हर उसका मेंबर अलग होगा। तो जो सदस्य होंगे वो प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, सदस्य फिर मिलकर अपने में से किसी एक को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनेंगे। तो इस अध्यक्ष का चुनाव और मध्यवर्ती का चुनाव के अध्यक्ष का चुनाव होता है बच्चों अप्रत्यक्ष। और ग्राम प्रधान जो कि पंचायत का अध्यक्ष होता है, उससे कहीं कहीं सरपंच भी कहते हैं, कहीं मुखिया भी कहते हैं, उसका चुनाव प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। तो ये तो क्या आपके पंचायतों का गठन किस प्रकार से होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब जो चुनाव होता है, अब इसमें क्या है, ये तो संरचना प्रादेशिक स्तर पर, है ना। इसमें क्या में क्या है, संरचना है कि कैसे कैसे होगी संरचना। इसमें आपको बताऊं, ये प्रावधान किया गया है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम, 20 लाख से कम 1991 की बात थी, जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर मध्यवर्ती पंचायत बीडीसी सदस्य नहीं चुने जाएंगे। ये राज्य पर डिपेंड करता है, लेकिन ये था प्रावधान कि 20 लाख से कम अधिक जहां कम जनसंख्या वहां मध्यवर्ती पंचायत की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ये था पंचायतों के प्रदेश, यानी जो प्रादेशिक जनसंख्या है, क्षेत्र है, उसके हिसाब से पंचायतों की संरचना बनाई जाएगी। आरक्षण का प्रावधान ये था ना बच्चों, ये है आरक्षण का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 243 घ या डी में, घ या डी में किसका प्रावधान बच्चों, आरक्षण का। इसमें एससी, एसटी और महिला, इन तीनों का आरक्षण प्रावधान किया गया। लेकिन 2000 के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबीसी का आरक्षण भी पंचायत व्यवस्था में कर दिया है, ठीक ना। एससी, एसटी और महिला का आरक्षण प्रारंभ से ही है। कुछ राज्यों में से उत्तराखंड, बिहार और एक राज्य और है, महिलाओं का 50% आरक्षण है। कितना है, 50%। महिलाओं कितना आरक्षण है, 50% आरक्षण। उत्तर प्रदेश में बच्चों ये अभी आरक्षण इतना नहीं है, यहां पर अभी भी कितना है, 33% आरक्षण है, ठीक ना, 50% नहीं है। तो ये कितना है, ये उत्तराखंड में और आपका बच्चों मध्य प्रदेश में है, तो 50%। तो एससी एसटी का आरक्षण और महिला का, और यूपी में किसका है, यूपी में ओबीसी का आरक्षण भी है बच्चों, किसका, ओबीसी का। और आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है बच्चों जहां पर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों को भी पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। पंचायतों में आरक्षण देने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है बच्चों, वो आंध्र प्रदेश है। चलिए 200 ये हो गया। अवधि, अवधि क्या होगी पंचायतों की, पंचायतों की अवधि 5 वर्ष मानी गई है। कितने वर्ष है, 5 वर्ष। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम बैठक से शुरू होगा। प्रथम अधिवेशन का मतलब होता है जिस दिन प्रधानों को शपथ दिलाई जाती है, जिस दिन प्रधानों को शपथ दिलाती है उस दिन प्रधानों का गठन होता है पंचायतों का, उस दिन प्रधान को बस्ता मिल गया। तो प्रथम अधिवेशन से या प्रथम बैठक से 5 वर्ष कार्यकाल होता है। यदि कोई पंचायत 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाती है, 5 वर्ष से पहले विघटित हो जाती है, तो उस पंचायत का दोबारा से चुनाव होगा। लेकिन अगर पंचायत के विघटन में और नए चुनाव में 6 माह से कम का समय है, यानी जो अवशिष्ट अवधि है, उसके लिए फिर चुनाव नहीं होगा। ऐसे में कौन काम करेगा, जो आपका गांव का सेक्रेटरी होता है, उस सेक्रेटरी के हाथ में सब कुछ आ जाता है और बीडीओ मिलकर उस काम को करते हैं, जो प्रधान काम करता है, ठीक है। तो ये अवशिष्ट अवधि के लिए चुनाव से ना, ये जो 6 माह होते हैं, ये चुनाव जो होंगे, अगर चुनाव होते अगर 4 माह के लिए सर पंचायत बनी और 4 माह बाद प्रधान ने पद छोड़ दिया, तो 1 वर्ष के लिए ही अगले चुनाव होंगे। ऐसा केवल भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए है कि अगर राष्ट्रपति 5 साल से पहले हट जाए अपने सीट से, तो जो नए चुनाव होंगे, जो नया राष्ट्रपति आएगा चुनकर, वो पूरे 5 साल के लिए आएगा। ऐसी उपराष्ट्रपति के लिए, बाकी सब पदों के लिए ऐसा नहीं है, ठीक ना। पंचायतों के लिए भी ऐसा ही है कि जो अवशिष्ट अवधि है केवल उसी के लिए चुनाव होंगे। ऐसी एमपी के लिए, ऐसे ही एमएलए के लिए है कि जो अवशिष्ट अवधि बची होती है बच्चों, उसी के लिए चुनाव होता है, ठीक है ना। पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव नहीं होता, इसमें भी ऐसा ही होता है। अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायतों को सारे अधिकार 243 जय या जय में दिए गए हैं, बहुत शक्तियां दी गई है पंचायतों को। जो और 28 विषय हैं, उन पर प्रस्ताव पास करना, उन पर प्रस्ताव रखना, चीजों को देखना, बहुत प्राधिकार मिले हैं, ठीक ना। वित्त आयोग का प्रावधान किसमें है बच्चों, 243 जय या आई में। यह अनुच्छेद जरूर याद रखेगा, इनमें से एक हाथ जरूर आएगा। आई में है किसका प्रावधान, वित्त आयोग का। वित्त आयोग क्या होता है बच्चों,
वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल करता है। कौन करता है बच्चों? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल इसका गठन करता है वित्त आयोग का। और वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होगा, वित्त आयोग होगा, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल इसका गठन करेगा। और वित्त आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों के हिस्से में कितना हिस्सा, यानी राज्य जो पैसा लेता है, जो राज्य की आय है, उसमें कितना हिस्सा जो है बच्चों वो पंचायतों का होगा, ये राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है। और एक पॉइंट जोड़ता हूं यहां पर, केंद्रीय वित्त आयोग को भी यह अधिकार है कि वो राज्यों में पंचायतों के लिए, कि वो राज्य में पंचायतों के लिए प्रावधान कर सके पैसे का। और ऐसा होता है, ऐसा किया भी है। केंद्रीय वित्त आयोग का काम होता है केंद्र के पास जो पैसा होता है उसमें राज्यों का कितना हिस्सा होगा इसकी सिफारिश केंद्र करता है। केंद्र साथ में ये भी सिफारिश कर देता है कि राज्यों जो हम पैसा दे रहे हैं इस पैसे में कितना हिस्सा पंचायतों का होगा, ये भी तय करता है। और मैं बताऊं आपको, पिछले वित्त आयोग ने तो ये प्रावधान किया था कि जो राज्यों को हम पैसा दे रहे हैं पंचायतों के लिए, वो पैसा सीधे प्रधान के अकाउंट में जाए, यानी सीधा पंचायतों के अकाउंट में जाए, जिला पंचायत के पास जाए, मध्यवर्ती पंचायत के पास जाए और ग्राम पंचायत के पास जाए। ये प्रावधान किया गया था बच्चों। वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग भी ये काम कर सकता है। ठीक है ना बच्चों? चलिए, ये था। ठीक, आप देखते जल्दी जल्दी, इसमें क्या है? लेखा परीक्षा, यानी पंचायतों की लेखा परीक्षा का अधिकार भी है। तो ना बच्चों, पंचायतों का निरीक्षण करने का, पंचायतों के कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार ग्राम सभा को होता है। किस होता है? ग्राम सभा को। लेखा परीक्षण अलग होता है, ये होता है ऑडिट। ऑडिट सरकार करती है, पंचायतों के कार्य का ऑडिट सरकार करती है। सरकार के पास लेखा अधिकारी होते हैं, वो इसको ऑडिट करते हैं कि क्या पंचायत सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी 243 टैब में है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, 5 और इसका कार्यकाल राज्यपाल तय करता है। इसको हटाने का अधिकार उसी तरीके से है जैसे कि हाई कोर्ट का जज हटता है, तो ये भी उसी तरीके से हटता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है नियुक्ति करता है राज्यपाल, कितना कार्यकाल होगा और कितना वेतन होगा ये राज्यपाल तय करता है। और राज्यपाल द्वारा तय करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और हटाने का जो अधिकार है इसको, वो यही है, सुप्रीम हाई कोर्ट का जज जिस रीति से हटता है उसी से ये हटेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो बनता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक आयोग है। राज्यपाल नियुक्ति करता है इसकी, और ये कभी भी अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को दे सकता है। कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम, और नागालैंड, मिजोरम और मेघालय 3, और मणिपुर का जनजातीय क्षेत्र जहां ये लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों? और मैंने आपको बताया था एक पेशा एक्ट बना था, PESA 1996 में, 1996 में पेशा पंचायत एक्सटेंशन सेटलमेंट एक्ट, इसके तहत यह कर दिया गया था, अब इन क्षेत्रों में जो अनुसूचित क्षेत्र होता है ना बच्चों, एक अनुसूचित क्षेत्र होता है, अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र बच्चों राष्ट्रपति घोषित करता है, और राष्ट्रपति यह तय करता है कि किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है। यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जो क्षेत्र अविकसित हो, जनजातियां आदिवासी ज्यादा रहते हो, विकास की धारा से कटा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू नहीं था, ये इसके तहत, लेकिन पेशा एक्ट बनने के बाद इस अधिनियम को भी इस क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। पेशा के बाद ये अधिनियम आ गया। ठीक है बच्चों? 243 ये ध्यान रखना, इसमें प्रावधान किसका है? निर्वाचन क्षेत्रों में SC ST हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी अगर पंचायतों का चुनाव हो, मध्यवर्ती का चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव में लेकर कोई समस्या हो, किसी बात की समस्या हो, तो उस वो मुकदमा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो उसी विधि के अनुसार उसका निवारण होगा जैसा राज्य विधानमंडल विधि बनाता है। यानी स्पष्ट बात होगी, अगर पंचायतों का मामला किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, चाहे वो एज का मामला हो कि पंचायतों सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष की होती है, तो एज का मामला हो या वो कोई अन्य मामला हो निर्वाचन का, वो किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगा। उसका निर्णय जो भी सरकार होती है, जो विधानमंडल होता है, वो विधि बनाकर करता है। जैसे यूपी में जो किया गया है कि अगर प्रधान या कोई अन्य का मामला, कोई मामला उठता है निर्वाचन संबंधी, कोई मामला उठता है, तो उसके लिए उच्च अधिकारी जिलाधिकारी होता है। कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है, तो उसके हाथ में सारे मामले होते हैं। उसके नीचे SDM होता है, SDM भी यही काम करता है। पहले आप SDM के पास जाओगे और फिर आप जिलाधिकारी के पास जाओगे, और वो अंतिम सुनवाई होती है। तो इसके जो मामले होते हैं वो जिला अधिकारी के पास जाते हैं बच्चों। ठीक है? पहले SDM के पास, फिर कहाँ? जिलाधिकारी के पास।
तो निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है। चलो बच्चों, तो ये तो था आपका त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। ठीक, ये हमारा कानून, ये हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। अब जो नया चैप्टर आपके लिए होगा वो होगा भूमि सुधार और ग्राम विकास, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी। थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन आपको देखना जरूरी है। बहुत सारे फैक्ट और कंसेप्ट मैं आपको इसमें बता दिए हैं, ये आपको केवल यही नहीं अन्य एग्जाम में भी काम देगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।